हमारा होना ही खतरे में है। इसलिए इनका दुख हमारा दुख है। अपनी संतुलित जिंदगी के लिए मनुष्य पेड़ पौधों, जलवायु, जीव जंतुओं, पर्वत आदि पर निर्भर है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं के भोग के लालच में वह इनका अंधाधुंध दोहन अर्थात अनावश्यक उपयोग करता आ रहा है। ऐसा करके वह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा आदि को न्योता देता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग प्रकृति का दोहन ही कर रहे हैं। हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रकृति के कष्ट को महसूस करते हैं। वे सही अर्थों में मनुष्य हैं। हमारी धरती की जीवन रेखा अर्थात नदियों के दुख को जिस तरह पेड़ अपने फल दूसरों को दे देते हैं, वैसे ही नदियाँ भी अपने जल दूसरों को सौंप देती हैं। वे अपने जल के रूप में हमें जीवन देती हैं, पर हम उन्हें ही बर्बाद कर रहे हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 की पिक्चर है। ये बच्चे ने पहले लगा दी है। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता देती हूँ क्या है, उसके बाद ये पिक्चर आपको इसमें लगानी है, पहले नहीं लगानी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर है आपका उसका भारतीय राजनीति, सामाजिक कल्याण, लेखन, विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्रों में महान उपलब्धि प्राप्त स्त्रियों से संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए और फोटो सहित फाइल में लगाइए। तो जिस तरह ये बता रहा है फोटो सहित फाइल में लगाइए, तो ये पहले पिक्चर लगा दी है। ये पिक्चर आपको बाद में लगानी है क्वेश्चन के आंसर देने के बाद। आंसर है इसका भारतीय राजनीति। सबसे पहले हम इसका सोल्व करते हैं। भारतीय राजनीति में फर्स्ट नंबर पे आती है अरुणा आसफ अली। देखिए ये हम अरुणा आसफ अली के बारे में पढ़ेंगे और ये जो ऊपर पिक्चर लगी है ये अरुणा आसफ अली की ही है। ये हम इसको बाद में पिक्चर को चिपकाएंगे इसमें, पहले हम अरुणा आसफ अली के बारे में लिखेंगे या पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जन्म का नाम अरुणा गांगुली था। अरुणा जी का जन्म बंगाली परिवार में 16 जुलाई सन 1909 ईस्वी को हरियाणा तत्कालीन पंजाब के कालका नामक स्थान में हुआ था। इनका नाम अरुणा गांगुली था। अरुणा जी ने स्कूली शिक्षा नैनीताल में प्राप्त की थी। नैनीताल में इनके पिता का होटल था। अरुणा जी ने 1930, 1932 और 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जेल की सजाएं भोगी। उनके ऊपर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादियों के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। इसी कारण 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा जी ने अंग्रेजों की जेल में बंद होने के बदले भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करना उचित समझा। अब ये नेक्स्ट पिक्चर है आपकी मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा के लिए क्या बोला गया है, ये सामाजिक कल्याण के लिए है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉफे यानी मैसेडोनिया में हुआ था। इनके पिता निकोला बेयाबू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंझा बोयाजीजू था। अल्बेनियन भाषा में गोंझा का अर्थ फूल की कली होता है। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी इनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद इनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी इनकी माता द्वारा बोयाबू के ऊपर आ गई। यह इनके जन्म के समय इनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल की थी। बाकी 2 बच्चे में ही गुजर गए थे। यह एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। सन ईस्वी में अवेश ने अपना नाम बदलकर टेरेसा रख लिया और उन्होंने आजीवन सेवा का संकल्प अपना लिया। इन्होंने स्वयं लिखा है, वह सितंबर का दिन था जब मैं अपने वार्षिक अवकाश पर दार्जिलिंग जा रही थी। उसी समय मेरी अंतर आत्मा से आवाज उठी थी कि मुझे सब कुछ त्याग कर देना चाहिए
और अपना जीवन ईश्वर एवं दरिद्र नारायण की सेवा कर तन को समर्पित कर देना चाहिए। अब ये नेक्स्ट पिक्चर है आपकी अनीता देसाई। अनीता देसाई एक लेखक थी, इनके बारे में पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका अनीता देसाई के बारे में। अनीता देसाई का जन्म 24 जून 1937 में हुआ था। उस समय उनका नाम अनीता मजुमदार था। माँ जर्मनी की राजधानी बर्लिन शहर की रहने वाली थी और पिता ढाका बांग्लादेश के। उन्होंने दिल्ली में क्वीन मैरी हॉयर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई किया और फिर सन 1957 में दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक लिया। अनीता देसाई विश्व में अंग्रेजी साहित्य का एक जाना पहचाना नाम है। उपन्यासकार किरण देसाई इनकी पुत्री है। अनीता का पहला उपन्यास क्राई द पीकॉक 1963 में प्रकाशित हुआ। वे पारिवारिक संबंध या मध्यम वर्गीय स्त्री के बारे में लिखती हैं। 1977 में उसका उपन्यास फायर ऑन द माउंटेन के लिए उसने विनीफ्रेड हॉल्ट बाई मेमोरियल का पुरस्कार मिला। उसके बाद उन्होंने कई कहानियां लिखी और उनसे बहुत पुरस्कार मिले। पुरस्कार के लिए नामित हो गया। फायर ऑन द माउंटेन नामक उपन्यास को लिखकर उन्होंने विश्व में अपनी पहचान बनाई। गौरतलब है कि इन्हें 3 बार बुकर पुरस्कार की अंतिम सूची में चयनित किया गया। भारत सरकार ने भी इन्हें पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। ये है। अब आपके लिए नेक्स्ट पिक्चर है कल्पना चावला। कल्पना चावला यानी फोर्थ पॉइंट है। कल्पना चावला में पढ़ पाते हैं विज्ञान के उसमें क्या था, इनका क्षेत्र में क्या भूमिका रही। एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। भारत की महान बेटी कल्पना चावला करनाल हरियाणा भारत में जन्मी थी। उनका जन्म 17 मार्च सन 1962 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजोत्री देवी था। अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। पिता उसे चिकित्सक या शिक्षिका बनाना चाहते थे, किंतु कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना करती थी। कल्पना चावला ने प्रारंभिक शिक्षा टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से प्राप्त की। आगे की शिक्षा वैज्ञानिक अभियांत्रिकी में पंजाब इंजीनियर कॉलेज चंडीगढ़ भारत से करते हुए 1982 में अभियांत्रिकी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वो एक सुप्रसिद्ध नासा की वैज्ञानिक थी। नेक्स्ट है आपकी अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल थी आपकी कला में, आर्ट में। ठीक है। 5th पॉइंट है आपका अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ते हैं। भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी। उनका जन्म बुडापेस्ट यानी हंगरी में हुआ था। कला, संगीत व अभिनय बचपन से ही उनके साथी बन गए। 20वीं सदी की इस प्रतिभावान कलाकार को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में भारत के 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में शामिल किया गया है। सिख पिता उमराव सिंह शेरगिल और गायिका मां मैरी एंटोनी गोटमसन की यह संतान 6 वर्ष की आयु में पियानो वायलिन बजाने के साथ साथ कैनवस पर भी हाथ आजमाने लगी थी। ये क्या है आपका 1921 में अमृता का परिवार समर हिल शिमला में आ बसा। बाद में अमृता की मां उन्हें इटली लेकर चली गई। वह फ्लोरेंस के संता अनुजियाता आर्ट स्कूल में उनका दाखिला कर दिया। पहले उन्होंने ग्रेड चाउमियर में पियर
के और कॉल्ड एज क्या लिखा है, कॉल्ड एज ब्यूक्स आर्ट्स में ल्यूसियन सैमन के मार्गदर्शन में अभ्यास किया। सन 1934 के अंत में वह भारत लौटी। 22 साल से भी कम उम्र में वह तकनीकी तौर पर चित्रकार बन चुकी थी और असामान्य प्रतिभाशाली कलाकार के लिए आवश्यक सारे गुण उनमें आ चुके थे। वह भारतीय संस्कृति को जानने के लिए बड़ी उत्सुक थी। ओके गाइज, यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर खत्म हो गए हैं। आप इन सभी को पढ़िएगा और देखिएगा और अपनी असाइनमेंट फाइल में आप बना सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके आप व्हाट्सएप नंबर से कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।